हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। मैं अरुणा चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। चैनल के साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं बर्डे साइकोलॉजी को, और जो मेन पार्ट रहता है वो रहता है सीडीपी का, जो कि खासकर सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप सीटेट या फिर DSSS या फिर यूपी टेट किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ में जुड़ जाइए। आज हम यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा लेव वाइगोत्स्की का टॉपिक। इससे पहले हम अधिगम की थ्योरी में जीन पियाजे का टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, और इसी के साथ आज जो सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा अधिगम की थ्योरी से, वो है लेव वाइगोत्स्की का रचनावादी या फिर निर्माणवादी सिद्धांत। देखिए, यहाँ पर जो रचनावादी निर्माणवादी लिखा है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उनका नाम तो है सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी। ठीक है, लेकिन इनको साथ साथ में रचनावादी या निर्माणवादी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपने सुना होगा इस नाम से तो हम पियाजे को बुलाते हैं। ठीक है, पियाजे ने क्योंकि रचनावादी निर्माणवादी सिद्धांत दिया था, इस वजह से उनको रचनावादी निर्माणवादी कहा जाता है। लेकिन साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि जो लेव वाइगोत्स्की थे वो पियाजे के समकालीन थे, और इन्होंने पियाजे की थ्योरी की आलोचना के संदर्भ में अपनी थ्योरी प्रस्तुत की थी, तो जिस वजह से ये भी उनके समकालीन होने की वजह से रचनावादी और निर्माणवादी कहे जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, खासकर यूपी टेट में। ठीक, सी टेट की बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आगे बनने वाले हैं उनके संदर्भ में हम चीजों को समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो लेव वाइगोत्स्की थे ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, और यहाँ इन्होंने जो है दो तरह के ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हैं जो कि एजुकेशन में हमारी हेल्प करते हैं बच्चों को पढ़ाने में। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये दोनों चीजें हम फेस करते हैं, और जेडपीडी का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, इसके फोल्डिंग का प्रयोग शिक्षा में किस प्रकार से होता है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, और तो यहाँ तक आप समझे होंगे, उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वाइगोत्स्की की थ्योरी को। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि जो जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो पूछा जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, यानी कि सोशल कल्चरल थ्योरी, आप इंग्लिश में भी से याद कर सकते हैं। तो सोशल कल्चरल थ्योरी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो आप सीधे तौर पर कहोगे लेव वाइगोत्स्की। ये डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो इनके विचार पढ़ेंगे जो कि इनसे क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम में। तो वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक उपकरणों व भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। जब आप पियाजे की थ्योरी पढ़ते हैं, देखिए पियाजे की थ्योरी को साथ साथ हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों की थ्योरी एक साथ में एक ही सब्जेक्ट को लेकर आई, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों में किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर जो इनकी थ्योरी में मतलब चीजें टकराई, विचार जो आपस में टकराए, वो दो चीजों को लेकर टकराए, भाषा को लेकर और संस्कृति को लेकर। ठीक है, तो भाषा को कहीं ना कहीं पियाजे ने कम महत्व दिया है, तो वहीं दूसरी ओर वाइगोत्स्की ने भाषा को ज्यादा महत्व दिया है। वहीं दूसरी ओर देखे तो संस्कृति को पियाजे ने बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया है। उनका कहना तो यह था कि बच्चे पहले परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद चीजों को सीखते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो हम जिसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं वाइगोत्स्की की, तो उनका कहना यह है कि संस्कृति के बिना बच्चों में संज्ञानात्मक विकास हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो संस्कृति का प्रभाव, समाज का प्रभाव, भाषा का प्रभाव, ये सब एक योगदान देते हैं बच्चे के इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ठीक है, आई होप आप ये बात समझे होंगे। तो देखिए, इन्होंने जो वाइगोत्स्की ने महत्वपूर्ण कारक बताए हैं जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात आते हैं कि बच्चों में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। तो मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास में दो ऐसे टर्म इन्होंने बताए, उपकरण बताए। एक बताया समाज, जिसे हम कहेंगे सामाजिक उपकरण, और दूसरा बताया भाषा। यानी कि फर्स्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सामाजिक उपकरण, और दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बिंदु रहेगा वो है भाषा। दो ऐसे स्तंभ, दो ऐसे आधार जो हम भूमिका निभाते हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। वहीं दूसरी और हम देखें तो यहाँ पर जो पियाजे के अगर हम विचार पढ़ते हैं, तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए किसको महत्वपूर्ण बताया है, तो परिपक्वता को सीधे तौर पर अपने माइंड में छाप लेना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी टेट में भी पूछे जाते हैं, सुपर टेट में भी, यूपी टेट में भी, और DSSS PRT में तो डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि परिपक्वता, इस तरीके से परिपक्वता एक क्वेश्चन में ही परिपक्वता दे देगा, और फिर ये पूछेगा
कौन से मनोवैज्ञानिक इसको महत्व देते हैं या फिर ये किससे संबंधित है, मतलब मैचिंग में भी कई बार इस तरीके से क्वेश्चन देखा गया है। तो ये टर्म आप जो है माइंड में छाप ले, परिपक्वता को, मैच्योरिटी को जो इंपॉर्टेंस देते हैं वो पियाजे देते हैं। वो मानते हैं कि बच्चा मैच्योर होता है, पहले वो परिपक्व होता है, उसके बाद कह सकते हैं कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है इजी होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। यहाँ पर समझेंगे हम वाइगोत्स्की के विचारों को एजुकेशन यानी अधिगम के संबंध में। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का मानसिक विकास भाषा व संस्कृति के ज्ञान के आधार पर निर्देशित होता है। इनका कहना यह है कि बच्चों में जो भाषा और संस्कृति का ज्ञान जो बच्चे लेते हैं वो एक तरह से एक आधार बनाते हैं, एक निर्देशन का काम करते हैं किसमें, बच्चों के मानसिक विकास में। ठीक है, तो बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें संस्कृति का और भाषा का अपना एक अच्छा खासा रोल होता है। कहने का मतलब यही है कि देखो आपने भी जो भी सीखा, हमने भी जो भी सीखा, वो कह सकते हैं कि वो उसमें हमारी भाषा का और हमारे जो है संस्कृति का अच्छा खासा रोल रहा है, इसीलिए हम चीजें बोल पाते हैं, समझ पाते हैं और नए नए शब्दों को यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा भी मानसिक विकास इसी तरीके से हुआ है, आपका भी इसी तरीके से हुआ है, आने वाले जो भी जितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनका भी मानसिक विकास इसी तरीके से मतलब होता है। वो भी किसी न किसी समाज से आते हैं, वो भी किसी न किसी समाज में कहते हैं कि बच्चे का जो समाज होता है सबसे पहले तो उसका परिवार ही होता है, सेकंड नंबर पर उसको जो है स्कूल में भेज दिया जाता है, तो दूसरा समाज उसका वो बन जाता है। तो इस तरीके से उसका जो वहाँ पर घर की भाषा, स्कूल की भाषा और घर की संस्कृति, स्कूल की संस्कृति इस तरीके से उसके जो है मानसिक विकास में सहयोग करती है या फिर उसको निर्देशित करती है। ठीक, ये आप समझे होंगे वाइगोत्स्की का ये कहना है। दूसरा, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज व संस्कृति के साथ अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण बताया है। कहने का मतलब वही है कि हम पर डे बहुत से लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, तो ही हमारा संज्ञानात्मक विकास यानी कि कह सकते हैं कि मानसिक विकास, मस्तिष्क विकास होता है। अदरवाइज किसी एक बच्चे को दूसरी तरफ हम किसी रूम में बंद कर दे, बहुत मतलब कह सकते हैं कि मिलने ना दे, जैसे कि जेल में होता है कि एक कैदी जो होता है बहुत मतलब किसी से मिल नहीं पाता, बातचीत नहीं कर पाता, समाज में नहीं घुल मिल पाता, तो वो बड़ा कह सकते हैं कि संगीन बुद्धि का हो जाता है, एकदम उसकी जो बुद्धि हो जाती है ढीठ हो जाती है। इसी तरीके से आपने अगर आप देखोगे कि कोई बच्चा है जो अकेला सा बैठा होता है, जो किसी से बातचीत भी कम करता है, तो उसके सामान्य तौर पर फ्रेंड्स भी कम होते हैं, उसे चीज़ों की जानकारी भी कम होती है, उसके इंटरेस्ट भी कम होते हैं, आप ये देखते होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर तो एक बच्चा इंटरेक्ट करता है, मोहल्ले पड़ोस में जाता है, अपने दोस्त बनाता है, तरह तरह की चीज़ें मतलब वो पढ़ता है, देखता है, सुनता है, बहुत सारे मतलब एक्सपीरियंस लेता है, तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है, उसके जो कॉग्निशन का लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, उसे बहुत सी जानकारियां होती है, बहुत कुछ पता होता है, तो बहुत सी चीजों पर उसकी पकड़ होती है। तो जरूरी ये है, वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि बच्चे में जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें ऐसे दो महत्वपूर्ण कारक है जिसे हम कहेंगे समाज और संस्कृति, जो जिनके साथ में हमें इंटरेक्ट करना चाहिए, बच्चे को इंटरेक्ट करना चाहिए, तभी उसका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा। दूसरा, इन्होंने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो है टर्म हम पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है, आपको पता, ये मतलब एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए जब आपसे पूछ लिया जाए कि कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगात्मक अधिगम पर बल किसने दिया, तो आप सीधे तौर पर आंसर दे पाओ, लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अब हम इनके इम्पोर्टेंट जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं, जो कि हम बच्चों को पढ़ाते वक्त अपने स्कूल में, विद्यालय में इनको इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी एजुकेशन में लेव वाइगोत्स्की का जो मतलब सिद्धांत है वो किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से उसका जो है फायदा उठाते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया था तो वो था जेडपीडी। जेडपीडी का अगर फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ लिया जाए तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट से क्या मतलब है, ठीक है, तो ये सबसे पहले तो यही डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसकी थ्योरी, किसका कॉन्सेप्ट है, तो ये लेव वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दूसरा कि ये होता क्या है, इसे हम हिंदी में इसके लिए कुछ शब्द यूज करते हैं, निकट या समीप विकास का क्षेत्र। ठीक है, ये सीधे टर्म इसके लिए हिंदी में यूज करते हैं, और इंग्लिश में ज्यादा मैं कहूंगी कि अगर आप इंग्लिश के टर्म पर पकड़ बना पाओ तो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के टर्म चेंज नहीं होते हैं,
हिंदी के होते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अंतःवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। कहने का मतलब यह है कि जरूरी है एक दूसरे से कनेक्ट होना, जिसमें बच्चे को उसके वास्तविक प्रतिपादित यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस लेवल से उसके संभावित विकास यानी कि पोटेंशियल डेवलपमेंट स्तर की तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। कहने का मतलब, समझाने का मतलब यहाँ पर यह है, आप ये पिक्चर देख रहे हो तो ये पिक्चर क्या कह रही है कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जो कोई काम, फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ लिखना शुरू किया है, ठीक है, हम उसे लिखना सिखा रहे हैं। तो लिखना सिखा रहे हैं तो हमने उसको पहले ABCD सिखाया, ABCD सिखाया। तो ABCD सिखाने से हुआ क्या कि अगर हम उसको बोल रहे हैं कि बेटा कार लिखो, तो वो वर्ड मिलाकर लिख पा रहा है, ठीक है, कार लिखो, राम लिखो, इस तरीके से लिख पा रहा है। लेकिन अगर हम उसको इसी तरीके से कोई ऐसा टर्म, ऐसा वर्ड बोल दे, जैसे एजुकेशन बोल दे, जैसे थ्योरी बोल दे, जो कि उसके लिए काफी बड़ा वर्ड है, अभी तक बच्चा 2 या 3 शब्दों के वर्ड को मिलाकर कोई शब्द बना पा रहा है। लेकिन अगर कहीं उसका जो लेवल है, ठीक है, हम बढ़ा दे, तो क्या वो खुद से वो वर्ड लिख लेगा? नहीं, ठीक है। वो अपने आप से, जब कोई बच्चा कोई काम नहीं कर पा रहा होता है, ठीक है, एक्चुअल में वो उसका एक्चुअल लेवल होता है, ठीक है, वो इसका एक्चुअल लेवल होता है कि वो इतना ही कर सकता है। अगर हमने उसको एजुकेशन लिखने के लिए बोल दिया, अगर हमने उसको कॉन्सेप्ट लिखने के लिए बोल दिया, तो वो नहीं लिखेगा। अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें बच्चे को यहीं पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि बच्चा 2-3 वर्ड को मिलाकर एक शब्द बना पा रहा है। तो इसका मतलब संभावना है कि अगर हम इसे 4 से 5 वर्ड वाले शब्द बोलेंगे, सिखाएंगे, तो वो सीख जाएगा। सीधी सी बात ये हुई ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसके लेवल को अप करते हैं और उसे एक हाई लेवल का टास्क देंगे, जिससे कि उसका जो है लेवल अप होगा, जो कि हमने यहाँ पर संभावना उसके अंदर देखी है, ठीक है। तो उस संभावना तक पहुंचाने के लिए जो हम सोच रहे हैं कि बच्चा ये भी सीख लेगा, तो हम क्या करते हैं कि उसकी हेल्प करते हैं, और उस हेल्प से क्या हो जाता है कि वो इस लेवल तक पहुंच जाता है और वो एजुकेशन शब्द लिख लेता है, एजुकेशन शब्द लिख लेता है। तो ये देखिए यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस आप देखोगे कि बच्चा सिर्फ यहीं तक 2-3 वर्ड को यूज करके कोई शब्द बना पा रहा था, अभी जो है उसने कितने वर्ड इसमें यूज किए हैं, तो उसका लेवल अप तो हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी बच्चे को उसके जो वो खुद से परफॉर्मेंस कर पा रहा है, उस परफॉर्मेंस तक ले जाते हैं जो आपने उसके अंदर पॉसिबिलिटी देखी है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल से यहाँ पर हम समझेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हमने जो है किसी बच्चे को कोई पेपर दिया जिसमें 100 मार्क्स का जो पेपर था, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर था। अब बच्चे ने उसमें से क्या किया कि 40 क्वेश्चन अपने आप से जो उसे आते थे कर लिए। लेकिन हमने जो है अगले उसे 1 महीना पढ़ाया, फिर 15 दिन पढ़ाया, तो नेक्स्ट टाइम वही 100 क्वेश्चन का हमने उसे क्वेश्चन पेपर दिया, और नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया कि उसमें से 70 क्वेश्चन कर लिए। तो कहां से वो कहां पहुंच गया, यानी कि वो 40 पर था, 40 से उसका जो है लेवल अब 70 तक पहुंच गया, ठीक है, पहुंच गया। तो देखो कितना लेवल इसने क्रॉस किया है। तो सीधी सी बात यह है कि इसके बीच में जहां पर हम देख पा रहे थे कि एक्चुअली वो खुद से तो सिर्फ इतना जानता था, लेकिन हमने क्या किया, उसकी नॉलेज को बढ़ा दिया, उसको एक तरह से उसके जो परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ा दिया, तो वो 70 तक पहुंच गया, क्योंकि हमने उसके अंदर जो पॉसिबिलिटी देखी थी कि बच्चा पढ़ सकता है और इतने तक जा सकता है, तो इतने तक किया। तो यहाँ पर डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो 70 में से जब हम 40 माइनस करते हैं, तो आपका जो 30 का डिफरेंस आता है वही हमारा जो कहलाएगा ZPD कहलाएगा, ठीक है। ये जो अंतर है बीच का, जो हमने गैप को दूर किया है, जो गैप हमने भरा है, जो एक खाई को हमने भरा है बीच की, जो 30 मार्क्स की थी, वही ZPD है, वही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल है, डेवलपमेंट है। प्रॉक्सिमल का मतलब हमने वहीं पर कहीं ना कहीं उसमें संभावना जो देखी थी, हमने उसको जो है पूरा कर दिया, उसको भर दिया, समझ गए। यही होता है, और यही जो कह सकते हैं कि एक मेन रोल टीचर का यहीं पर आता है, ठीक है। तो ये एक टीचर के लिए समझना बेहद जरूरी है कि आप सिर्फ बच्चों को खुद से पढ़ने के लिए छोड़ सकते हैं, वो एक अलग बात है,
जैसे कि जेन पियाजे कहते हैं कि बच्चों को खुद मतलब खोजने दो चीजें, खुद खुद करने दो। लेकिन ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ले वाइगोत्स्की ये समझाते हैं कि अगर हमने बच्चों को कंप्लीटली खुद करने के लिए चीजों को छोड़ दिया तो ठीक है, वो कुछ ना कुछ नया खोज लेंगे। ठीक है, वो जो है क्योंकि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, वो खुद से कुछ ना कुछ नया मतलब एक तरह से क्रिएटिव चीजें बना लेंगे, नया खोज लेंगे। लेकिन अगर उनको हेल्प कर दी जाए तो तब वो कितना कर सकते हैं, तब वो कितना मतलब अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तब वो कितना हाई लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी उन्होंने एक सीधे तौर पर लेव वाइगोत्स्की ने यहाँ पर दिखाई। ठीक है, उसे समझाने की कोशिश की। ठीक है, यहीं पर दूसरे पिक्चर के थ्रू आप समझो। देखो होता क्या है कि बच्चा कहाँ से स्टार्ट करता है, इंडिपेंडेंटली वो अपना मतलब कुछ भी सीखना शुरू करता है। ठीक है, तो जितना खुद से कर पाता है। ठीक, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि चीजें क्लियर कराई जाए, उसको हेल्प कराई जाए, उसको समझाई जाए, उसको कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस बताए जाए, एग्जाम्पल दिए जाए, उसके सामने अलग अलग ऑप्शंस रखे जाए, सीखने के तरीके बताए जाए, तो वो काफी अच्छा जो मतलब वो कह सकते हैं कि एक ऐसे लेवल को प्राप्त कर लेता है जो वो कहीं तक भी खुद से नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इसके बीच का जो जोन है आप देख पा रहे हैं, ये जो जोन है बीच का, यहाँ से जो बच्चा यहाँ तक आता है, इसके बीच में ये जो जोन है जिसे कहते हैं जेडपीडी। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे। ठीक, तो व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई कांट डू। ठीक, जो मतलब बच्चा कहता है मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये नहीं कर सकता, तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफर उसका रहता है, उसके बीच में जो पड़ाव होता है जिसको जिसको भर दिया जाता है, फिर जिसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, व्हाट आई कांट डू विद हेल्प। तो कह सकते हैं कि मतलब हेल्प के थ्रू से अगर बच्चा किसी ऐसे लेवल पर जा रहा है जो वो पहले नहीं अपने आप से जा पा रहा था, तो उन दोनों के बीच के खाई को, उन दोनों के बीच के एरिया को, उन दोनों के बीच के अंतर को हम कहते हैं जेडपीडी। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो जोन ऑफ इसको कहेंगे एक तरह से प्रोक्सिमल डेवलपमेंट एरिया, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट एरिया, इसको डेवलपमेंट का जोन कहते हैं, डेवलपमेंट का एरिया कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे तौर पर भी, और थोड़ा सा मतलब एक शिक्षण शास्त्र की भाषा में जिसे हम पेडागोजी कहते हैं। दूसरा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो कि वाइगोत्स्की की थ्योरी से संदर्भ में है, इसके फोल्डिंग सीधे तौर पर पूछ लिया जाएगा आपसे कि इसको फोल्डिंग जो टर्म है या कॉन्सेप्ट है किसने दिया है, तो आपका जवाब होगा सीधे तौर पर क्या होगा, वाइगोत्स्की, ले वाइगोत्स्की। ठीक है, तो इसके फोल्डिंग या पाड़ या सहारा देना होता क्या है, इसे ढांचा भी बोलते हैं, दूसरी भाषा में हम इसे ढांचा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फोल्डिंग क्या होता है, अगर हिंदी में इसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो पहाड़ भी किया जाता है, वो सहारा देना भी किया जाता है, वो ढांचा भी होता है। ठीक है, और एक इंग्लिश का टर्म अगर हम यहाँ पर यूज करें तो उसको एक दूसरे शब्दों में हेल्प भी बोलते हैं। तो इतने सारे शब्द एक ही चीज के लिए होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जब बच्चा वास्तविक स्तर पर होता है, वो स्तर जहां पर वो अपने आप से ही चीजें मतलब जितने उसको आता है उतनी वो कर सकता है, तो जब वह उस स्तर पर होता है वास्तविक स्तर से, जब वह संभावित विकास स्तर तक, मतलब कि जहां वो किसी न किसी हेल्प के द्वारा पहुंचता है, जब वो उस तक पहुंचता है तो कोई ना कोई वो मदद लेता है, या फिर उसे कोई संकेत किया जाता है, या फिर कोई इशारा किया जाता है, या फिर कोई ना कोई सहारा दिया जाता है। तो ये मदद करना, संकेत करना, इशारा या फिर कोई सहारा, ठीक है, ये सब क्या है, ये अपने आप में इसके फोल्ड है या फिर इसे हम कहेंगे पार्ट है। मतलब आपने देखा होगा सीडी, ठीक है, सीडी पैडलर जिसे हम बोलते हैं, तो सीडी में आप ये देखते होंगे उसमें डंडे लगे होते हैं, है ना। तो डंडे लगे होते हैं कि वो एक तरह का ढांचा है आपको पहले पायदान से ऊपर के पायदान तक पहुंचाने तक पर का। ठीक है, तो आप पहले पायदान से जब ऊपर सबसे लास्ट वाले ऊपर वाले पायदान पर पहुंच जाते हो, तो पहले पायदान और बीच के पायदान का जो एरिया है वो तो कहलाएगा आपका जेडपीडी। लेकिन एरिया की बात अब नहीं हो रही है, बात हो रही है अब उन चीजों का जिसका सहारा लेकर आप चढ़े हैं। एरिया अलग चीज हो गई, ठीक है, वो गैप अलग चीज हो गई, वो अंतर अलग चीज हो गई। लेकिन अगर हम बात करें उस चीज की जिस पर पैर रखकर आप चढ़े हैं, जिसका सहारा लेकर आप टॉप तक गए हैं, तो वो क्या कहलाता है,
तो अगर वो जो बीच में डंडे लगे होते हैं ना, जो पैडलर पर बीच में डंडे लगे होते हैं जिनका सहारा लेकर आप टॉप पर पहुंच जाते हैं, तो ये डंडे जो होते हैं, ये अब हम गैप की बात नहीं कर रहे, अब हम एरिया की बात नहीं कर रहे, अब हम इन डंडों की बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग या फिर पाड़ या फिर ढांचा या फिर सहारा। ठीक है, बात समझे होंगे। देखिए ये बच्चा खुद से क्या होता है कि जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो खुद से मतलब हाथों और घुटनों के बल में वो चलता है। लेकिन होता क्या है कि अगर उसको इसके पिताजी, उसकी मदर जो है हाथ पकड़कर इस तरीके से उठाए, ठीक है, तो वो मतलब और भी लंबे लंबे पैर रख कर चलना शुरू करता है। थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि वो किसी न किसी चीज का सहारा लेकर, यहाँ पर ये जो मदर है इनकी या फिर फादर है, ये इनको सहारा दे रही है। एक तरह से इसने देखा कि बच्चा खुद से क्या था कि सिर्फ इतनी दूरी कवर कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ पकड़ के चलाना शुरू किया तो वो काफी अच्छे से दौड़ पा रहा है या फिर तेज कदमों से दौड़ पा रहा है। और जो है पॉसिबिलिटी ये होती है कि कुछ टाइम बाद वो खुद से खड़े होकर चलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये एक सहारा जो होता है, जो दिया जाता है एक वास्तविक लेवल से एक संभावित लेवल तक बच्चों के पहुंचाने के लिए, तो हम उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, इसके लिए ये जो टर्म है यहाँ पर यूज किया जाते हैं, मदद, संकेत, इशारे या फिर सहारा, इस तरीके से टर्म यूज किए जाते हैं। तो ये एग्जाम में आपको ध्यान रखने के लिए बेहद जरूरी होते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है। दूसरा, अगर हम यहाँ बात करें, एक दूसरा एग्जाम्पल आप देखो, दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो कि बच्ची क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल वो साइकिल चलाना सीख रही है, तो क्या करेगी, उसको उसको साइकिल पर सिखा दिया तो उसने जो है एक तरह से हैंडल पकड़ लिया और ब्रेक पर हाथ रख लिए, बैलेंस मतलब बनाने की कोशिश कर रही है, तो वो खुद से इतना ही कर सकती है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा पीछे से हल्का सा हाथ लगा ले, ठीक है, मतलब खुद से वो कितना चल पाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो है, जब उसने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और सिर्फ यहाँ तक वो पहुंच पाई, वो गिर गई। ठीक है, वो गिर गई। लेकिन क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम हमने ध्यान दिया कि यहीं से हमने उसको चलाना शुरू किया, ठीक है, और यहाँ तक हम उसको जो है इस तरीके से हल्का सा हाथ लगाकर मतलब आगे तक वो बच्चे मतलब थामे हुए है, एक सहारा हमने उसको दे रखा है, तो बच्ची यहाँ तक पहुंच गई। तो देखो ये जो बीच का जो गैप है ना, जो यहाँ से यहाँ तक का कवर हुआ है, ये गैप तो कहलाएगा ZPD। लेकिन हमने इस गैप के बीच में इस गैप को भरने के लिए जो सहारा दिया, जो हेल्प की है, उसे कहते हैं हम इसके फोल्डिंग। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे, क्लियर हुआ होगा कि ZPD क्या है और इसके फोल्डिंग क्या है, या फिर दूसरे शब्दों में पाड़ या सहारा क्या होता है। ठीक, ये आप समझे होंगे, क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि पहले जो वास्तविक पायदान होता है, वास्तविक लेवल से बच्चे को संभावित लेवल तक पहुंचाने के बीच में बच्चे को जो सहारा, जो संकेत, जो कह सकते हैं कि पाड़ दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक स्कैफोल्डिंग या फिर जो है दूसरे शब्दों में ढांचा या कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि जब बच्चा वास्तविक लेवल से अपने आप से कुछ चीजें कर पा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बच्चा और अच्छे लेवल का परफॉर्मेंस करे, तो उसके अंदर हमें अगर कोई संभावना दिखाई देती है, तो उस संभावना तक पहुंचाने के लिए, उस संभावना के स्तर तक पहुंचाने, एक मतलब वास्तविक स्तर से और संभावना तक स्तर के पहुंचने के जो बीच का अंतर होता है, जो बीच की खाई होती है, जो बीच का क्षेत्र होता है, जो बीच का स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे ZPD। तो ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे, उम्मीद करती हूँ। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वाइगोत्स्की सिद्धांत का जो निहितार्थ है वो यह है कि उन्होंने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है, यानी कि एक तरह से मिलजुल कर बच्चों को ग्रुप टीचिंग करानी चाहिए, ताकि बच्चे जो है आपस में कोऑपरेट करके किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, या फिर जो है अपनी प्रॉब्लम को आगे चलकर मतलब सहयोगात्मक रूप को अपनाएं, और आगे चलकर इंडिविजुअली नहीं, सहयोगात्मक समाधान में होता क्या है कि हमें बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत से विचार हमारे दिमाग में हमें सुनने को मिलते हैं। दूसरा, वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के आवश्यक औजार क्या है, तो उन्होंने संस्कृति को महत्व दिया है। जो संज्ञानात्मक विकास था, बच्चों का मस्तिष्क का विकास था, तो उसमें जो उन्होंने आवश्यक तत्व बताया, वो बताया संस्कृति को। संस्कृति अपने आप में हर किसी क्षेत्र की, हर किसी समाज की अलग अलग होती है, और संस्कृति के बहुत से संस्कृति ऐसी होती है जिनके गुण बेहद अच्छे होते हैं, जिसमें बच्चे के जो मौलिक विचार होते हैं, जो मूल विचार होते हैं, वो काफी अच्छे होते हैं।
बच्चों के सीखने में जिन पियाजे ने परिपक्वता को महत्व दिया, तो वही वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक उपकरण को। ये आपको ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि जब आपसे पूछा जाता है कि सीखने में जिन पियाजे ने किसको महत्व दिया है, तो आप यहाँ पर आप देखना उसमें ऑप्शन में सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक उपकरण इस तरीके से आएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि परिपक्वता, सीधे तौर पर जब परिपक्वता आपसे पूछी जाए कि सीखने में किसने परिपक्वता को महत्व दिया है, तो जीन पियाजे ने, और किसने सीखने में यानी कि अधिगम में सांस्कृतिक उपकरण को महत्व दिया है, तो किसने, वाइगोत्स्की ने। ठीक है, वाइगोत्स्की व पियाजे के विचारों में मतभेद था, तो कौन सी चीजें यहाँ पर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वाइगोत्स्की व पियाजे के विचारों में किसको लेकर मतभेद था, तो भाषा को लेकर और सोच एवं विचार को लेकर। सोच कह सकते हैं या फिर विचार कह सकते हैं। ठीक है, भाषा विचार को लेकर या फिर भाषा एवं सोच को लेकर। ठीक है, बात समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास बच्चों के चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, यानी कि जिस तरीके का बच्चों में भाषा का विकास होता है उसी तरीके की बच्चे की सोच बनती है। बच्चे, वाइगोत्स्की के अनुसार प्रारंभ में बच्चों में भाषा व विचार स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, बाद में आपस में मिल जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे हम ध्यान रखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे कि वाइगोत्स्की के अनुसार प्रारंभ में होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में भाषा और विचार क्या होते हैं, पहले तो वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, भाषा अलग रूप से डेवलप होगी, विचार अलग रूप से डेवलप होंगे, बच्चा सोचेगा कुछ, बच्चा बोलेगा कुछ। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। बाद में क्या होता है, आपस में मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये, जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो सोच समझ कर बोलता है, उसके वो जो भाषा का यूज करता है उसमें उसके विचार मतलब वो विचारशील भाषा बोलता है, सोची समझी भाषा बोलता है, ऐसा नहीं कि अंट संट कुछ भी पक देता है। ठीक है, तो पहले तो वो स्वतंत्र होते हैं, बाद में क्या होता है, आपस में मिल जाते हैं। मुख्य 3 कारक जो वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम को प्रभावित करते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन भी कई बार देखे गए हैं। तो ऐसे वो 3 कारक जब आपसे पूछा जाए कि वो इनको आप जो है रट लो, जो है चबा जाओ, घोट कर पी जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि ऐसे वो कौन से 3 कारक है जो वाइगोत्स्की के अनुसार वो कौन से 3 कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, यानी अधिगम में इनका रोल होता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन जो एक्शन होता है, और सांस्कृतिक उपकरण एवं भाषा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर आप देखो ध्यान रखना है, जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि वाइगोत्स्की ने अधिगम के लिए 2 महत्वपूर्ण ऐसी शिक्षण विधियां सुझाई जिसे हम अपने विद्यालय में, स्कूलों में यूज करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो अधिगम है और ज्यादा प्रभावी और ज्यादा कह सकते हैं प्रोडक्टिव हो सकता है। तो पहला है पारस्परिक शिक्षण, जिसे हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल टीचिंग। इसमें होता क्या है कि जो टीचर होता है, टीचर बच्चे के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है, यानी कि पहले टीचर पढ़ाएगा और बच्चों से सवाल पूछेगा, फिर बच्चे जो है टीचर से सवाल पूछेंगे, इस तरीके से इंटरेक्शन होता है। तो इंटरेक्शन में बच्चे ज्यादा इफेक्टिवली सीखते हैं, तो इसे कहते हैं पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, इसमें हो सकता है कि बच्चे से मतलब जो है ये क्वेश्चन पूछे जाए, बच्चे को पहले क्या करता है कि बच्चे पहले क्वेश्चन पूछते, टीचर क्या होता है कि टीचर पहले क्वेश्चन पूछता है, फिर क्लैरिफाई करता है, फिर समरी बताता है, फिर उनको एक तरह से प्रिडिक्शंस के लिए भी क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो ये एक तरह का प्रोसेस इसमें रहता है। दूसरा होता है सहयोगी अधिगम, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि जिसे सहयोगी अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि बच्चों को ग्रुप टीचिंग कराई जाती है, यानी कि बच्चों को छोड़ दिया जाता है, ग्रुप बना दिए जाते हैं और बच्चों को उसमें पढ़ाने के लिए बोल दिया जाता है कि आप जो है इसमें एक्टिविटी करो, या फिर उनको कोई टॉपिक या फिर प्रॉब्लम दे दी जाती है, बच्चे ग्रुप टीचिंग करते हैं। तो इस तरीके से जो लर्निंग होती है 2 तरीके का यूज करके हम पढ़ा, जो काफी इफेक्टिवली रिजल्ट इससे मिलता है। ठीक है, आई होप आप ये टर्म्स समझे होंगे, ये काफी बार पूछे जाते हैं कि पारस्परिक शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में पारस्परिक शिक्षण का सुझाव किसने दिया, या फिर सहयोगात्मक अधिगम अधिगम का सुझाव किसने दिया, फिर कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट में भी, अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं।
तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर समझा। तो उम्मीद करती हूँ कि इससे संबंधित जब क्वेश्चन की हम क्वेश्चन लेकर आएंगे तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे। अगर थ्योरी आपको एक बार में समझ नहीं आती है तो आप इसे दोबारा पढ़ें, ठीक है। चांस बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो भी चीजें आप आज डिस्कस की उससे संबंधित हम नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगी उसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ में लेना चाहूंगी आपसे विदा। और यहाँ पर जो लिंक दिए गए हैं, ये इंस्टा का पेज है, ये फेसबुक आईडी है, और ये हमारा ये जो है टेलीग्राम चैनल है। तो इसके लिए यहाँ पर एक QR कोड है, आप इसे स्कैन कर ले। और व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप सेव कर ले, इसके साथ में कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि हम जो है यहाँ तक का आपने समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।